नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस चैप्टर में हम रोमन साम्राज्य की बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जान लिया था। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही विशालकाय साम्राज्य की बात करने वाले हैं, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य की बात करने वाले हैं, जो कि एक नहीं दो नहीं पूरे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ठीक है, तो ये रोमन साम्राज्य है जो कि पूरा यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ ये विशालकाय साम्राज्य था और ये बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि किन किन शक्तियों ने इसके भाग्य को संवारा, है ना, कौन से सामाजिक समूहों का यहाँ पे विकास हुआ। इसके अलावा यहाँ पे महिलाओं की स्थिति भाई बहुत ही अच्छी थी और महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी थी कि आज भी बहुत सारे देशों में ऐसी स्थिति महिलाओं की नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक कमी की बात करें साम्राज्य की, तो यहाँ पे दास व्यवस्था का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, मतलब लोगों को गुलाम बना के वहाँ पे रखा जाता था। तो इन सभी चीज़ों को हम समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूँगा पूरे चैप्टर को आपको समझा दूँ। देखिए, रोमन साम्राज्य, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है। अब देखिए, इतिहास के पन्ने पे जो कुछ भी लिखा गया है ना, वो प्रमाण के साथ ही लिखा गया है। प्रूफ, जो चीज़ें प्रूफ हो पाई है उसी को लिखा गया है और इसलिए हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे कौन से स्रोत है जिससे कि हम रोमन साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। तो देखो भैया, 3 ऐसे सोर्सेज है जिससे कि हम रोमन साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। पहला स्रोत है पाठ्य सामग्री। भैया, पाठ्य सामग्री क्या होता है? पाठ्य सामग्री जिसको आप पढ़ सकते हैं, जो पढ़ने लायक है, हमारे पास मौजूद है, जिसमें पत्र हो सकता है ना, कोई पत्र जो कि पुराने समय में किसी राजा ने दूसरे राजा को लिखा होगा, या फिर राजा ने रानी को लिखा होगा, या फिर रानी ने राजा को लिखा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, प्रवचन हो सकता है, पुराने समय में किसी बाबा ने, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने प्रवचन दिया। पुराने समय का कानून हो सकता है भाई, कानून भी तो लिखित रूप में ही होते थे ना, राजाओं ने कानून बनाया या फिर उसके मंत्रीगण ने जो भी कानून बनाया, तो उससे भी हम साम्राज्य के बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा वर्ष वृत्तांत होता है, यात्रा वृत्तांत होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इसी में शामिल की जाती है। वर्ष वृत्तांत यानी कि पूरे एक वर्ष की जानकारी देगी, पूरे वर्ष की जानकारी होगी उसमें। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में क्या होगा भाई, कोई यात्री है, कहीं यात्रा करने गया, तो यात्रा के दौरान जो कुछ भी लिखा उसको उसमें, मतलब जो कुछ भी देखा उसने उस सबको अपने ग्रंथ में लिख दिया, तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पाठ्य सामग्री में शामिल होता है। दूसरा स्रोत है हमारे पास प्रलेख या फिर दस्तावेज। दस्तावेज यानी कि जो मोटी किताबों के तौर पे, हमारे ये भी लिखित रूप में होगा, मोटी किताबों के तौर पे होगा ये, है ना। और रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो किस पे लेखन कार्य करते थे? तो पैपायरस के पत्तों पे लेखन कार्य करते थे। अब ये पैपायरस है क्या? तो देखो, पैपायरस एक पौधा है, जैसे सरकंडे का पौधा होता है ना, सरकंडा आप समझते होंगे। जो भी लोग गांव से जुड़े हुए हैं ना, वो जानते होंगे सरकंडा क्या होता है। गांव में जो पुराने समय में जो घर बनते थे वो सरकंडे के पौधे से बनाए जाते थे। तो सरकंडे जैसा ही पौधा था पैपायरस। ठीक है, और इसके पत्तों पे ही लेखन कार्य करती थी। और ये जो सरकंडा, मतलब जो आपका पैपायरस है, वो मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था। अब मिस्र आपको पता है भाई, मिस्र जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ जाता है, नील नदी भी वहीं बहती है, तो नील नदी के किनारे ये पौधा उगता था। तो इस पे वो दस्तावेज लिखा करते थे, अपने दस्तावेजों को तैयार किया था। एक स्रोत तो भाई ये हो गया। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो विद्वान, ठीक है, जो विद्वान पैपायरस पे लिखे हुए जो शब्द है उसका अध्ययन करते हैं, उनको हम पैपायरस शास्त्री बोलते हैं। ठीक है, ऐसे दस्तावेज जो कि पैपायरस के पत्तों पे लिखे गए हैं, उसका अध्ययन जो करेंगे उसको हम पैपायरस शास्त्री बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर याद रखें। तीसरा जो स्रोत है जो कि हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है, वो है भौतिक अवशेष। अब देखिए, भौतिक अवशेष यानी कि जो ज़मीन के नीचे से जो चीज़ें हमें मिलेंगी उसको हम भौतिक अवशेष बोलेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है भाई, इसमें मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, इसमें सिक्के हो सकते हैं, इसमें इमारतें हो सकती है ना, इसमें अस्थियाँ हो सकती है जो कि पुराने समय में दफनाया गया होगा किसी व्यक्ति को, उनकी अस्थियाँ हो सकती है, औजार हो सकते हैं, आभूषण हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगा? भौतिक अवशेष में आ जाएगा। और भौतिक अवशेष से भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। अच्छा, तो ये सब हो गया रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत। अब हम रोमन साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एरिया कौन सा है, आप अगर मैप को देखेंगे तो मैप के थ्रू भी आप जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ईसा मसीह के जन्म से लेके लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी के स्टार्टिंग का जो भी समय काल था, तो उस समय काल की अगर हम बात करें तो जो यूरोप है, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप है, और एशिया का जो मध्य पूर्व एशिया का जो पार्ट है,
इन एरियाओं में ना दो साम्राज्य फेमस हुए। एक तो आपका रोमन साम्राज्य और दूसरा ईरानी साम्राज्य। और ये रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य क्योंकि इनका जो एरिया था पास में ही पड़ता था, आपस में जुड़े हुए थे, कनेक्ट थे, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई काफ़ी हुई आपस में। मतलब इनका तो जो इतिहास रहा है ना, खून संघर्ष का इतिहास रहा, मार काट करते रहे दोनों, रोम और ईरान के जो लोग थे, जो वहाँ के राजा थे। अब देखिए इन दोनों को अलग करने में योगदान रहा फरात नदी का। ठीक है, एक तरफ ईरान का साम्राज्य हो गया, दूसरी तरफ रोमन साम्राज्य हो गया, बीच में फरात नदी थी जो कि इन दोनों को अलग करती थी। अब हम मानचित्र को देखते हैं। मानचित्र में आप देखेंगे तो भाई मानचित्र में आप अफ्रीका महाद्वीप को देख सकते हैं, आप यूरोप महाद्वीप को देख सकते हैं, या फिर एशिया का जो थोड़ा बहुत एरिया है इसमें आपका पूरा रोमन साम्राज्य आ जाता है। अब हम अगर यूरोप और अफ्रीका की बात करें तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है भूमध्य सागर। जो भूमध्य सागर था वो रोमन साम्राज्य का हृदय भी था, मतलब हृदय माना जाता है उसको। इसके अलावा अगर हम दो नदियों की यहाँ की बात करें जो कि इस साम्राज्य की उत्तर दिशा में बहती थी, उत्तर की सीमाओं का निर्धारण जो था वो दो नदियों ने किया था, एक तो राइन और दूसरा जो था वो डैन्यूब नदी। ठीक है, वैसे मेन एरिया जो था रोमन साम्राज्य का वो राइन और डैन्यूब नदी के आसपास ही विकसित हुआ था। अगर हम दक्षिण में जाए तो दक्षिण में आपको सहारा रेगिस्तान भी दिख जाएगा जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ इसका मतलब भूगोल था जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो प्यारे बच्चों, हम रोमन साम्राज्य को ना दो भागों में बांट के अध्ययन करने वाले हैं और इस दोनों काल के बीच में हम तीसरी सदी का गैप लेने वाले हैं, क्योंकि जो तीसरी सदी था ना वो रोमन साम्राज्य के लिए संकट से भरा हुआ काल था। अब तीसरी सदी संकट से भरा हुआ काल क्यों था इसके बारे में आगे टॉपिक दे रखा है, एक टॉपिक दे रखा है, उसमें हम समझ लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो तीसरी सदी से पहले का जो समय काल है और तीसरी सदी के बाद का जो समय काल है उसको हम क्या बोलते हैं। तो रोमन साम्राज्य के लिए तीसरी सदी से पहले का जो भी समय काल होगा उसको हम बोलेंगे पूर्ववर्ती काल। क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती काल। और तीसरी सदी से बाद का जो समय काल होगा उसको हम बोलेंगे परवर्ती काल। अब ये विभाजन क्यों किया गया? विभाजन करने के पीछे का मेन रीजन ये था कि तीसरी सदी में रोमन साम्राज्य बिल्कुल अंत होने के कगार पे आ चुका था। मतलब ऐसा लगा कि तीसरी सदी में रोमन साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन तीसरी सदी के बाद चौथी सदी में क्या होता है कि कुछ सम्राट उभर के सामने आते हैं और उन्होंने इसके विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है, तो इस वजह से फिर से रोमन साम्राज्य अपनी रफ्तार में आ जाते हैं, अपने मतलब प्रोग्रेस के पटरी पे कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको दो भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। अब देखिए रोमन साम्राज्य के लिए मैं अगर आपको बता दूँ तो यहाँ के जो पहले सम्राट माने जाते हो ऑगस्टस थे। ठीक है, और जिन्होंने 27 ईसा पूर्व में साम्राज्य की स्थापना की थी जिसको हम प्रिंसिपेट बोलते हैं। उससे पहले 27 ईसा पूर्व से पहले रोमन साम्राज्य था गणतंत्र। अब गणतंत्र का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए वैसे तो गणतंत्र का मतलब भैया होता है कि संविधान के माध्यम से शासन चलेगा और एक ऐसा देश जिसने खुद का संविधान बना लिया हो वो गणतंत्र हो जाता है। जैसे कि हम गणतंत्र कब हुए? 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए, क्योंकि हमारा संविधान उस दिन बन के तैयार हो गया, हमने लागू कर दिया। ठीक है, अब देखिए मतलब लागू कर दिया, वैसे बन के तैयार तो भाई पहले ही हो गया था, ये बात आपको मालूम है, आप लोगों ने 11वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। तो रोमन साम्राज्य के लिए गणतंत्र का मतलब कुछ और था। रोमन साम्राज्य के लिए गणतंत्र का मतलब था सेनेट का शासन। जब रोमन साम्राज्य गणतंत्र था, गणतंत्र का जो समय काल है वो 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व है। ठीक है, अब इस समय में रोमन साम्राज्य में जो शासन था वो सेनेट के हाथों में था। सेनेट क्या कर रहा था? पूरी सत्ता को संभालता था। अब यही सेनेट क्या है? तो सेनेट रोमन साम्राज्य में एक अभिजात वर्ग था, एक अमीर लोगों का एक समूह था, अमीर लोगों का वर्ग था जो सत्ता में अपना भागीदारी जमा रखे थे, सत्ता में इन्हीं की हिस्सेदारी थी। ठीक है, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर का एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था ऑक्टेवियन। उसने क्या किया? तख्ता पलट कर दिया और सम्राट की गद्दी को सबसे ऊपर कर दिया। भाई सम्राट क्या होंगे? अब रोमन साम्राज्य में सबसे प्रमुख होंगे, ऐसा उसने कह दिया और उसने अपना नाम रखा ऑगस्टस और ऑगस्टस के नाम से उसने शासन चलाया। अब देखिए ऑगस्टस जो 27 ईसा पूर्व में जो साम्राज्य बनाता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपेट। अब ऑगस्टस ना अपने आप को भाई प्रथम नागरिक बोलता था, प्रमुख नागरिक, अपने आप को कभी सम्राट बोला ही नहीं, प्रमुख नागरिक बोलता था। ये कहीं ना कहीं सेनेट के सम्मान के लिए भी था। ठीक है, और प्रमुख नागरिक भी अपने आप को बताने की कोशिश वो करता था, भाई थोड़ा अच्छा राजा था मतलब। और उसने क्या किया? रोमन साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया। इसका जो समय काल है वो रोमन साम्राज्य में उन्नति प्रगति के लिए याद किया जाता है, शांति के लिए याद किया जाता है। ठीक है, तो ये तो भाई सम्राट ऑगस्टस के बारे में हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बात कर लिया सेनेट के बारे में, हमने बात कर लिया सम्राट के बारे में भी, अब हम बात करेंगे सेना के बारे में। रोमन सेना की क्या विशेषता थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए
रोमन साम्राज्य की जो सेना थी ना, वो एक व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना यानी कि लोग पैसों के लिए इसमें काम करने आते थे और सबको वेतन मिलता था, सबको पैसे मिलता था। दूसरी तरफ जब हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान की जो सेना थी ना, वो बलात् भर्ती वाली सेना थी। ईरान या फारस की जो सेनाएं थी वो बलात् भर्ती वाली होती थी। मतलब बलात् भर्ती वाली सेनाएं ऐसी सेनाएं होती है जिसमें जबरन व्यक्ति को सेना में काम करवाया जाता है, पुरुषों के लिए। मतलब एक तरीके से कुछ समय निश्चित कर दिया जाता है जिसमें आपको सेना में काम करना ही होगा। लेकिन रोमन साम्राज्य की सेना ऐसी नहीं थी। रोमन साम्राज्य में लोग ज़्यादातर अपनी मर्जी से आते थे, ठीक है। और एक व्यावसायिक सेना थी, सबको वेतन मिलता था, 25 वर्ष तक काम करना होता था इसमें, ठीक है। और रोमन साम्राज्य की सेना में कुल अगर सैनिकों की संख्या की बात करें तो लगभग 6 लाख के आसपास यहाँ पे सैनिकों की संख्या थी। लेकिन यहाँ पे सैनिक जो थे ना, हमेशा अच्छी सेवा शर्तों के लिए आंदोलन करते रहते थे, ठीक है। और मतलब कई बार गृह युद्ध भी हो जाता था इसकी वजह से। और मैं आपको बता दूं, जो सेनेट है वो सेना से घृणा करती थी, डरती भी थी सेनेट। अब सेनेट भाई क्यों डरते थे, क्या रीज़न था इसके पीछे? तो क्योंकि भाई ये बार बार हिंसा करते रहते थे, आंदोलन करते रहते थे, इस वजह से वो घृणा करते थे और सेनेट जो थी इनसे डरते थे। तो देखिए अब देखिए रोमन साम्राज्य में यहाँ पे 3 प्रमुख खिलाड़ी उभर के सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे खिलाड़ी का मतलब ये नहीं कि भाई खेलने वाले प्लेयर है, नहीं, शासन चलाने में 3 वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान था। एक तो सम्राट हो गए, पहले नंबर पे सम्राट, दूसरे नंबर पे अभिजात वर्ग यानी कि सेनेट हो गए आपके, तीसरे नंबर पे आ जाते थे सेना। ये तीनों ही क्या करते थे, वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाते थे। अब यहाँ पे देखो, किसी भी सम्राट की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वो सेना पर कितना बढ़िया नियंत्रण रख पाता है। जो सम्राट सेना पर अच्छा नियंत्रण रख पाते थे उनका साम्राज्य का विस्तार बहुत तेज़ी से होता था। जो नहीं रख पाते थे वहाँ पे सैनिक आपस में लड़ते थे, कई बार एक गृह युद्ध का कारण बनता था, आपस में ही सैनिक लड़ रहे हैं और साम्राज्य का विभाजन भी हो जाता था, ठीक है। अब अगर हम रोमन साम्राज्य में सत्ता के स्थानांतरण की बात करें तो ये पारिवारिक वंशानुक्रम पर ही आधारित थी, यानी कि वंशवाद चलता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एग्जाम्पल के लिए हम अगर ऑगस्टस के पुत्र की बात करें जिसका नाम था टिबेरियस। अब टिबेरियस जो था ऑगस्टस का सगा पुत्र नहीं था, ये भी दत्तक पुत्र था और आगे चल के वो राजा बना। लगभग 14 से लेके 37 ईस्वी के दौरान उसने रोमन साम्राज्य पे शासन किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की हम बात करते हैं इसी में। अब हम यहाँ के प्रशासन को भी समझ लेते हैं। आपको पता है कि रोमन साम्राज्य इतना विशालकाय साम्राज्य था, इतना दूर तक फैला हुआ था, है ना। 6 करोड़ के आसपास इसकी आबादी लगभग थी उस समय, ठीक है। अब इतने विशालकाय साम्राज्य पे नियंत्रण कैसे रखा जाता था, इसमें अनेक प्रकार के नगर थे, शहर थे, इन शहरों पर कैसे नियंत्रण रखते थे उसकी हम बात करते हैं। तो किया क्या गया कि दूर दूर के केंद्रों पे या अनेक जगह पे बहुत सारे नगर की स्थापना की गई। अब इन नगरों के माध्यम से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। कुछ फेमस नगर की मैं बात करूं जैसे कि सिकंदरिया है, एंटियोक है ना। ये मतलब साम्राज्य चलाने के मूल आधार थे नगर, इन्हीं के माध्यम से चलाया जाता था पूरे शासन व्यवस्था को। और इसके अलावा इन्हीं शहरों के मध्य से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगा पाती थी। मतलब कि ये जो शहर है यहाँ से सरकार क्या कर रही है, अपने प्रांतों पर, अपने जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, प्रांत के जो ग्रामीण क्षेत्र है उस पर कर लगा पाती थी, क्योंकि भाई बिना धन के भाई कोई साम्राज्य चल नहीं सकता है। तो ये कर ही क्या है, उनके धन संपदा का एक मेन हिस्सा होता था। अब इस कर इकट्ठा करने की प्रणाली में सबसे ज़्यादा योगदान उच्च वर्ग का होता था, जो स्थानीय उच्च वर्ग थे। यहाँ पे हम सेनेट की बात नहीं कर रहे, अब तो सेनेट धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। विशेषकर हम यहाँ पे एक सम्राट की बात करें जिसका नाम था गैलिनस, ठीक है। गैलिनस जो कि लगभग 253 से लेके 268 ईस्वी तक रोमन साम्राज्य का राजा रहा। उसने तो भाई सेनेट को बिल्कुल ही सत्ता से हटा ही दिया था। वहाँ पे उस समय एक नया अमीर वर्ग, उच्च वर्ग उभर के सामने आया, जो क्या करते थे, रोमन साम्राज्य में जहाँ से भी टैक्स वसूलने का काम था, प्रांतों से या फिर ग्रामीण क्षेत्र से, तो वो नया उच्च वर्ग ही किया करता था ये काम, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ की प्रशासन व्यवस्था को चलाया जाता था। अब यहाँ की अगर हम प्रमुख शहरों की बात करें, भाई शहरों की क्या खासियत होती थी, तो रोमन साम्राज्य के संदर्भ में नगर एक ऐसा मतलब केंद्र था, एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अंदर खुद की अपना दंड न्यायालय यानी कि मजिस्ट्रेट होता था, नगर परिषद यानी कि सिटी काउंसलिंग होती थी, और अपना खुद का सुनिश्चित राज्य क्षेत्र होता था। उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई गांव भी शामिल होते थे उसमें, ठीक है, जिसमें मतलब एक शहर में कई गांव भी शामिल हो सकते थे।
अब यहाँ पे कई बार क्या होता था कि भाई राजा के आदेश की वजह से कई बार किसी गांव को शहर का दर्जा दे दिया जाता था, और कई बार मतलब शहर का दर्जा घटाकर उसको गांव बना दिया जाता था। अब देखिए, सार्वजनिक स्नानागार रोमन साम्राज्य के शहरी जीवन की एक खासियत थी। सार्वजनिक स्नानागार जहाँ पे सभी लोग स्नान कर सकते थे। शहरी लोगों का उच्च स्तर के मनोरंजन भी उपलब्ध होते थे, क्योंकि भाई मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। तो शहर में कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित होता रहता था। उदाहरण के लिए कैलेंडर से पता लगता है कि वर्ष में 176 दिन वहाँ पे कोई ना कोई मनोरंजन के लिए कार्यक्रम या प्रदर्शन होते थे। तो इन सभी चीज़ों को आप याद करिए। मेन चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मेन चीज़ें क्या, पूरे बुक से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें वो आपको बता रहा हूँ। आप अगर एनसीईआरटी बुक को खुद से उठा के पढ़ेंगे ना भाई, नहीं समझ में आएगा, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और हम पूरे एनसीईआरटी बुक को ही कवर कर रहे हैं, सिर्फ बॉक्स को छोड़ दे। बॉक्स के ऊपर कोशिश करूंगा अलग से वीडियो बना दूं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है। तो यार, रोशन सर स्टडी पॉइंट के द्वारा दिया गया एफर्ट आपको भाई पसंद आ रहा है, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे ना, यूट्यूब को पता लगेगा कि हाँ, इस वीडियो में दम है, ये वीडियो अच्छा है, और वो आगे भी लोगों को ये वीडियो दिखाएंगी और मेरे चैनल पे और भी ऑडियंस आएंगी। बाकी भी शेयर भी कर देना यार अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बता देना, ठीक है, कि एनिमेशन के थ्रू हिस्ट्री, पॉल साइंस सारे सब्जेक्ट आपको रोशन सर स्टडी पॉइंट पे पढ़ाया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरी शताब्दी के संकट को समझने वाले हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य के लिए पहली और दूसरी सदी जो था वो कुल मिला के विकास, उन्नति, प्रगति का समय काल था, लेकिन तीसरी सदी जो था वो संकटों से भरा हुआ था। और ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो तीसरी सदी जो था वो संकटों से घिरा हुआ था रोमन साम्राज्य के लिए। और इसमें क्या होता है कि इनके सबसे बड़े दुश्मन जो थे वो ईरान के राजा थे। अब ईरान में एक बहुत ही आक्रमणकारी वंश का उदय होता है, और इस वंश का एक शासक होता है। अब मैं डेट बता दूं, 225 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, जब ईरान में बहुत ही आक्रमणकारी वंश का उदय होता है, जिसका नाम था ससानी। अब ये खुद को ससानी कहते थे। ससानी वंश का एक राजा था जिसका नाम था शापुर प्रथम। देखो, शापुर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सैनिकों का सफाया कर दिया, मार दिया, और रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी एंटियोक, उस पर उसने कब्जा भी कर लिया। अब देखिए, इसी समय क्या होता है, जर्मनी मूल की बहुत सारी जनजातियां राइन और डैन्यूब नदी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिसमें से आपका फ्रैंक जनजाति हो गई, एक गोथ है, गोथ, ठीक है। इन जनजातियों ने बढ़ना शुरू कर दिया, बहुत ही खतरनाक थी, और राइन और डैन्यूब नदी की तरफ बढ़ा, जिस वजह से हम बात करें डैन्यूब नदी का जो एरिया था, डैन्यूब नदी के आसपास का जो एरिया था, जो कि रोमन वासियों का था, उनको छोड़ के भागना पड़ा, वहां से छोड़ के जाना पड़ा उधर से, ठीक है। इसी समय क्या होता है, रोमन शासकों को विदेशी बर्बरों के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। विदेशी बर्बर जो कि मार काट में विश्वास करते थे, सीधा आर पार का गेम खेलते थे भाई, बहुत ही खतरनाक थे भी। तो विदेशी बर्बरों से युद्ध किया। अब इन युद्धों में बहुत सारे राजा मारे गए। कुल मिला के 47 वर्ष में 25 सम्राट सत्तासीन हुए इस समय में, ठीक है। अब 47 वर्ष में 25 सम्राट, यानी कि लगभग 200 मतलब 2 वर्ष भी कोई राजा सही से टिक नहीं पा रहा है, अगर एक एवरेज लेके हम चले तो, है ना। तो ये संकटों से घिरा हुआ समय काल था, क्योंकि कई जगह पे साम्राज्य को जूझना पड़ा, युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, और ऐसा लगा कि अब रोमन साम्राज्य खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप तीसरी सदी के संकट में बताएंगे। अब अगला टॉपिक है लिंग, साक्षरता और संस्कृति। इसमें हम बात करने वाले हैं रोमन समाज के बारे में। रोमन समाज की क्या विशेषताएं थी भाई, 8 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रोमन समाज की जब हम विशेषता की बात करते हैं, लिंग, साक्षरता और संस्कृति की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बताएंगे एकल परिवार का प्रचलन। अब देखो, रोमन साम्राज्य में क्या था, एकल परिवार का प्रचलन था, जिसमें माता पिता और बच्चे एक साथ रहते थे। लेकिन इसमें भी एक रूल अलग था। इसमें क्या होता था कि वयस्क पुत्र जो है वो माता पिता के साथ नहीं रहता था, ठीक है। बड़ा भाई भी बहुत ही कम अपने परिवार के साथ रहता था, मतलब वयस्क होने के बाद वो माता पिता का साथ छोड़ देते थे, अलग रहते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि भाई देखो, यहाँ पे परिवार में ना दास को गिना जाता था। आपको पता है रोमन साम्राज्य में दास व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रचलन में था, मतलब गुलाम जो होते थे उनको अपने साथ ही रखते थे रोमन साम्राज्य के लोग। तो इसीलिए अपने परिवार में, अपनी फैमिली में ही गिनते थे, क्योंकि आजीवन जो दास होते थे वो अपनी मालिक की सेवा करते थे, ठीक है। अब देखिए, संपत्ति की हम बात करते हैं तो पिता की संपत्ति पे ना महिलाओं का पूरा अधिकार होता था। माता पिता के मरने के बाद महिलाएं जो होती थी वो स्वतंत्र मालिक बन जाती थी अपने पिता की जायदाद पे, ठीक है। मतलब बच्चों का तो भाई बच्चे क्या कर रहे हैं,
जो बालक है, जो पुत्र है, वो तो भाई घर छोड़ के चले गए, वयस्क होते ही उन्होंने अपने माता पिता का साथ छोड़ दिया, तो अब उनके जायदाद पे किसका हक होगा? उनकी पुत्रियों का, यानी कि महिलाओं का अपने माता पिता के संपत्ति पर पूरा अधिकार होता था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तलाक देना भाई बहुत ही आसान था। ठीक है, मतलब स्त्री या पुरुष, ठीक है, मियाँ बीवी में से किसी एक ने भी बोल दिया कि भाई मेरे को तलाक चाहिए, तो तलाक हो जाता था आसानी से, बहुत ही आसानी से तलाक हो जाता था। अब विवाह की आयु की बात कर लेते हैं। शादी करने की एज क्या थी? जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो 16 से 18 या फिर आपका 22 से 23, मतलब 16 से 23 साल के बीच में वो विवाह कर सकती थी। पुरुषों की हम बात करें तो 28 से लेकर 32, ये गैप रहता था। 28 से 29, 30 से 32 के बीच में वो विवाह कर सकते थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम बताएंगे। यहाँ पे जो पति होते थे अपनी पत्नियों की पिटाई करते थे। ठीक है, मतलब जो पति है, जो पुरुष है, वो हमेशा अपनी पत्नियों पर हावी रहते थे, डंडे से उनको पीटा करते थे। कई बार क्या होता था कि भाई औरतें जो है वो मतलब अपनी चोट को दिखाती थी। यहाँ पे सेंट ऑगस्टीन का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो वो अफ्रीका के एक बिशप थे। बिशप आप समझते होंगे, एक तरीके से पादरी जो होते हैं, जो चर्च मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ईसाई धर्म का अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। तो उन्होंने ये बात बताया है ना, उनकी माता को उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। उनके जो पिता है उनकी माता को मारते रहते थे, पीटते रहते थे। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं वहाँ पे छोटे बच्चों की क्या हालत थी। आपको पता है कि भाई तलाक देना आसान है, बहुत जल्दी मतलब शादी टूट जाती थी। तो जो बच्चे हुए उनकी क्या स्थिति होगी, है ना, उनका क्या होगा? तो भाई पिता जो होते थे ना, अपने बच्चों को मारने के लिए ना ठंड में नंगा छोड़ देते थे। अब हम साक्षरता दर की बात करते हैं, मतलब कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या कैसी थी। देखिए, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, काम चलाऊ साक्षरता थी, मतलब इतने ही पढ़े लिखे थे कि काम चल जाए। और खास करके पढ़े लिखे लोग जो थे वो ज़्यादातर सैनिक, फौजी अफसर या फिर जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, तो साक्षरता जो थी वो काम चलाऊ थी। इसके अलावा रोमन साम्राज्य जो था वो सांस्कृतिक विविधताओं वाला क्षेत्र था, देश था, मतलब साम्राज्य था। जैसे कि अगर हम अभी की भारत की बात करें तो भारत भी क्या है, सांस्कृतिक विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति, वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इसी तरीके से रोमन साम्राज्य भी सांस्कृतिक विविधताओं से भरा हुआ था। अलग अलग तरह के भोजन, सामाजिक संगठन, है ना, उनका रहन सहन, क्रियाकलाप अलग अलग था। भाषाओं की बात करें तो लातिनी और यूनानी, ये दो भाषाओं का इस्तेमाल भाई वहाँ के लोग करते थे। दो ही फेमस भाषा है, लातिनी और यूनानी। ठीक है, अलग अलग भाषा को बोलने वाले हैं, उनका रहन सहन, क्रियाकलाप सब कुछ अलग अलग है। ये इस बात को दर्शाता है कि रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता काफी ज्यादा व्याप्त थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप इसमें जरूर बताएंगे। तो लगभग 7 से 8 पॉइंट आप इस टॉपिक में लिखेंगे। लेंथी आंसर बनेगा, 8 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं। आर्थिक रूप से रोमन साम्राज्य जो था वो काफी ज्यादा मजबूत था, है ना। अब आर्थिक रूप से ये मजबूत क्यों था, इसके पीछे का मेन कारण ये था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में बंदरगाह थे। बंदरगाह यानी कि जहाँ पे समुद्री जहाजें रुकती थी, ठीक है, और व्यापार होता था। इसके पास बहुत ज़्यादा संख्या में खदानें थी जहाँ से सोने चांदी को निकाला जाता था। ईंट के भट्टे होते थे, जैतून की फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा थी, जिससे कि लोगों को आसानी से रोजगार मिल सकता था। इसके अलावा व्यापारिक मदों की बात करें, जिनका व्यापार सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता था, तो गेहूँ, अंगूरी शराब है, जैतून का तेल है, ये मुख्य व्यापारिक मदें थी जिनका वहाँ पे व्यापार होता था। ठीक है, अब यहाँ पे व्यापार करने के लिए तरल पदार्थों को लाने ले जाने के लिए कंटेनरों का इस्तेमाल होता था। आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो कंटेनर है ये मिट्टी के बनाए गए हैं। अभी की अगर हम कंटेनर की बात करें जिसमें पेट्रोल डीजल आता है, वो टीन का बना होता है ना, लेकिन उस समय के कंटेनर मिट्टी के बने हुए थे। और इन कंटेनरों में सभी तरल पदार्थ जैसे कि तेल है, शराब है, पानी है, उनको लाया ले जाया जाता था। और इन कंटेनरों को हम एम्फोरा कह देते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोरा। अब यहाँ पे एक विशेष प्रकार के हम कंटेनर की बात करते हैं जिसको हम ड्रेसल 20 भी बोलते हैं। अब ये ड्रेसल 20 नाम के कंटेनर क्या होते थे? तो ये विशेष प्रकार के कंटेनर होते थे जिसमें सिर्फ जैतून के तेल को लाया ले जाया जाता था। किसमें? ड्रेसल 20 में। लेकिन जब हम एम्फोरा नामक कंटेनर की बात करेंगे तो उसमें सभी प्रकार के तरल पदार्थ, चाहे शराब है, जैतून का तेल है या फिर पानी है, सभी चीज़ों को उसमें लाया ले जाया जाता था। अब देखिए, रोमन साम्राज्य में अब आर्थिक दृष्टि से तो भाई बहुत ज़्यादा मजबूत था, लेकिन कुछ क्षेत्र, जैसे कि हम कुछ क्षेत्र की बात करेंगे तो वो विकसित अवस्था में नहीं थे, लेकिन कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम इटली में कैंपेनिया, सिसिली, इन नगरों की हम बात करें। अगर हम मिस्र में फेम्यूम या फिर गैलिली या फिर बाइजैकियम,
ठीक है, इन नगरों की हम बात करें तो ये बहुत ही उन्नत अवस्था में थे, है ना। यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हुआ था और सबसे बढ़िया किस्म की जो अंगूरी शराब थी वो कैंपेनिया में ही मिलती थी। सिसिली और जो आपका बाइचैकियम है वो रोम को क्या करते थे, भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। दूसरी तरफ हम अगर गैलीली की बात करें तो गैलीली एक ऐसा शहर, गैलीली आपको पता है गैलीली किसमें, मिस्र में है। तो गैलीली एक ऐसा शहर था जहाँ पे गहन खेती की जाती थी, ठीक है। तो ये ऐसे शहर के नाम मैंने आपको बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में थे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे नगर थे, बहुत सारे क्षेत्र थे जहाँ पे विकास बहुत कम हो रहा था, डेवलपमेंट बहुत ही कम हो रहा था। जैसे कि उदाहरण के लिए हम यहाँ पे नुमीडिया यानी कि आधुनिक समय का अल्जीरिया, आई थिंक अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ये बहुत ही कम उन्नत अवस्था में था। यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम हुआ था। यहाँ पे ज़्यादातर ऋतु प्रवास के कारण देहाती क्षेत्र से बहुत सारे चरवाहे, जो यायावर लोग होते थे, जो चरवाहे होते थे, जो पशुओं को चराने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में आते थे, ठीक है। और ये अपनी झोपड़पट्टी बनाते थे जिन्हें हम मैपालिया भी कह देते हैं। जो इनकी झोपड़पट्टी होती थी उनको हम मैपालिया भी बोल देते हैं। इसको कहीं भी लगा के वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। अब स्पेन का जो उत्तरी क्षेत्र था वो भी बहुत ही कम विकसित अवस्था में था, ठीक है। और इसमें अधिकांश कैल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी, मतलब कैल्टिक भाषा बोलने वाले जो किसान थे वो यहाँ पे रहते थे, ठीक है। और खास करके इसकी जो पहाड़ी का जो चोटी है उस पर बसे हुए गाँव में ये रहती थी। और इन गाँवों को अक्सर कैस्टेला कह दिया जाता है। भाई ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक नंबर में एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो आप याद करें कि जो गांव होते थे जो कि पहाड़ की चोटी पे बनाए गए थे, इन गांवों को क्या बोलते थे, कैस्टेला, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब हम यहाँ पे जल शक्ति की बात करते हैं। देखिए रोमन साम्राज्य में जल शक्ति का भी व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और जल शक्ति के माध्यम से बहुत सारे मशीनों को चलाते थे। और इन मशीनों का इस्तेमाल वो स्पेन में जो सोने और चांदी की जो खदानें हैं वहाँ पे करते थे। सोने और चांदी को खदानों से निकालने के लिए जल शक्ति को भी यूज में लाते थे। अब बैंकिंग व्यवस्था की हम बात करें या वाणिज्यिक व्यवस्था की बात करें, बहुत ही अच्छी थी। वहाँ पे आसानी से लोगों को बैंकों से ऋण मिल जाता था, पैसे उधार मिल जाता था, जिससे कि वो क्या कर सकते थे, व्यापार में लगा सकते थे, है ना, और मुनाफा कमा सकते थे। इंडिया की हम बात करें, भाई आपको बैंक से अगर पैसे लोन लेना बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत मतलब गरीब बंदों को तो मिल ही नहीं पाता है। लेकिन वहाँ पे व्यापार करना आसान था क्योंकि बैंक से आपको आसानी से लोन मिल सकता था, पैसे उधार मिल सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आप रोमन साम्राज्य की आर्थिक विशेषता में बताएंगे और ये सारी चीज़ें इस बात को दर्शाता है कि रोमन साम्राज्य जो था वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में था। अगला टॉपिक है श्रमिकों पर नियंत्रण। इसमें हम दास व्यवस्था को समझने वाले हैं, जिसमें आपको पता है कि किसी व्यक्ति को गुलाम बना के रखा जाता था, वो भी जीवन भर, है ना। और वो जिसका दास होगा वो जीवन भर उसकी सेवा करेगा और वो व्यक्ति जो उसका मालिक होगा उसके साथ कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य में क्या होता था, अभी दास व्यवस्था को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। इसके लिए दास प्रजनन को भी महत्व देते थे। दास प्रजनन के अंतर्गत क्या होता था कि दास महिला और दास पुरुष दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा जनन करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए बोला जाता था, ताकि उनके बच्चे भी आगे चल के क्या बने, दास बने और दासों की संख्या और बढ़े। तो यहाँ पे एक डाटा देना चाहूँगा आप लोगों को। ऑगस्टस के समय काल की हम बात करते हैं तो ऑगस्टस जो था आपको पता है रोमन साम्राज्य का सम्राट, इसके समय काल में इटली की टोटल आबादी थी 75 लाख। 75 लाख में से 30 लाख दास थे, गुलाम थे, जो इस बात को दर्शाता है कि कितने ज़्यादा संख्या में लोग दास थे। अब दासों की ज़िंदगी भाई बहुत ज़्यादा बद से बदतर थी, मतलब बहुत ही बेकार थी इनकी ज़िंदगी। और उस समय दासों को पूंजी निवेश समझा जाता था, इनको खरीदा जाता था, इनको बेचा जाता था, इनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार होता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, ठीक है। जबरन इनसे मजदूरी करवाई जाती थी। अब इनको ना कई बार जंजीर में बांध के रखा गया ताकि ये भागे ना। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा मतलब हद पार तब कर दिया जब उनके शरीर पे निशान लगा दिया। जैसे जानवरों के शरीर को, मतलब जानवरों को पहचानने के लिए जानवरों के शरीर पे लोहे को गर्म करके एक निशान बना दिया जाता है ताकि उस जानवरों को पहचाना जा सके। इसी तरीके से उस समय इंसानों के साथ होता था। अब इंसानों को भी वो क्या करते थे, दाग देते थे। दाग के मतलब उनके शरीर पे, उनके पीठ पे कुछ ऐसा निशान बना दिया कि ताकि वो भागे तो उनकी पहचान की जा सके। क्योंकि 100, 200, 500 दास में आप किस किस के शकल को याद रखोगे, है ना। कई बार क्या होता था कि भाई इनको समूह में बांट के रखा जाता था। मतलब मान लो कि 100 दास है तो 100 दास को अगर एक साथ एक काम पे लगा देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन काम कर रहा है और कौन कामचोर है। तो इसलिए उनके मालिक क्या करते थे, उनको 10-10 या 5-5 के ग्रुप में बांट दिया ताकि पता लग जाए कि कौन काम कर रहा है, कौन कामचोर है। जो कामचोर होगा उसको दंड दिया जाएगा। कई बार इनसे क्या होता था कि एग्रीमेंट बनवाई जाती थी। एग्रीमेंट पे इनसे हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं थे। एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करवा लिया और उसके बाद उसमें कुछ भी रकम लिख दिया कि भाई इस बंदे ने मेरे से इतने पैसे लिए हैं, अभी हमेशा मेरा गुलाम बन के रहेगा,
ठीक है। तो इस तरीके से नए गुलाम भी बन जाते थे, नए गुलामों की संख्या इस तरीके से भी बढ़ जाती थी, ठीक है। तो ये दासों की स्थिति के बारे में हो गया। अब देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक मतलब एक जगह का, एक शहर का शासक था, उस शहर के शासक को ना किसी एक दास ने मार दिया, उसकी हत्या कर दी। तो वहाँ का नियम ये था कि अब एक छत के नीचे एक साथ रहने वाले जितने भी दास हैं ना, उन सभी दास को उस व्यक्ति, उस राजा के कत्ल के जुल्म में क्या किया जाएगा, सजा दिया जाएगा और सभी दासों को एक साथ फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो ये किस बात को दर्शा रहा है? इस बात को दर्शा रहा है कि दासों के लिए कोई सही कानून नहीं था, उनकी जिंदगी बस से बदतर हो रखी थी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सामाजिक श्रेणियों की बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम परवर्ती काल के सामाजिक श्रेणी की बात करेंगे। जो रोमन साम्राज्य का जो परवर्ती काल था, आपको पता है 4वीं से लेकर 7वीं सदी माना जाता है। परवर्ती काल की अगर सामाजिक श्रेणी यानी कि सामाजिक वर्ग की हम बात करें तो रोमन साम्राज्य 3 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर आते थे उच्च वर्ग यानी कि जिसमें अभिजात वर्ग को हम शामिल कर सकते हैं, जो कि बहुत पैसे वाले होते थे। इसमें सेनेट है आपके, है ना, घुड़सवार वर्ग है, अभिजात वर्ग कहलाएंगे, ठीक है। उच्च वर्ग या फिर अभिजात वर्ग हम कह सकते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होता था, बहुत अमीर होते थे, क्योंकि इनको सोने चांदी के रूप में इनकम की प्राप्ति होती थी, ठीक है। दूसरे वर्ग की हम बात करें जो कि मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास की बात करें तो ये भी ठीक ठाक होते थे। इसमें सेना में काम करने वाले लोग हैं, नौकरशाही है, तो इनको हम दूसरे वर्ग में शामिल करते हैं। और इनको भी अच्छा खासा इनकम मिलता था और ये भ्रष्टाचार करके भी बहुत पैसे कमा लेते थे, ठीक है, क्योंकि भाई सरकारी कर्मचारी आपको पता है बिना भ्रष्टाचार करे बहुत पैसे नहीं छाप सकता। तीसरा वर्ग है आपका जो है निम्न वर्ग की स्थिति भाई बस से बदतर थी। इसमें ज़्यादातर ग्रामीण श्रमिक होते थे, मजदूर होते थे, ठीक है। इसमें गुलाम होते थे, शिल्पकार होते थे और इनको भाई कोई खास इनकम नहीं मिलती थी, कोई खास इनको अपनी सेवा के बदले पैसे नहीं मिलता था। और ये लगभग ऊपर के जो दोनों वर्ग है उसकी सेवा ही करते थे, ठीक है। तो ये सामाजिक वर्ग के बारे में हो गया, सामाजिक श्रेणी के बारे में हो गया, ठीक है। अब अश्वरोही वर्ग की हम बात करें, जो कि मैंने आपको बताया कि ये पहले वर्ग में आते थे, है ना। ये उच्च वर्ग या अभिजात वर्ग की कैटेगरी में ही आते हैं। इनको हम नाइट वर्ग भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे 6ठे चैप्टर में, ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा मैं, वहीं पे हम बात करेंगे, ठीक है। ये सामाजिक श्रेणी वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं परवर्ती पुरा काल। ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। परवर्ती पुरा काल आपको पता है 4वीं से लेकर 7वीं सदी का समय काल है। 3री सदी में ऐसा लगा कि रोमन साम्राज्य खत्म हो जाने वाला है, लेकिन परवर्ती पुरा काल जो है इसमें एक बार फिर से रोमन साम्राज्य का उद्भव होता है, विकास होता है और एंड में जाके 7वीं सदी आते आते तक रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। रोमन साम्राज्य विभाजित हो जाता है 2 भागों में, ठीक है। तो परवर्ती पुरा काल में 2 सम्राटों की बात करने वाले हैं जिन्होंने रोमन साम्राज्य के विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। पहले सम्राट का नाम है कॉन्स्टेंटाइन और दूसरे रहेंगे डायोक्लिशियन। इन दोनों सम्राटों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस समय काल में क्या होता है, परवर्ती पुरा काल में 2 परिवर्तन होते हैं। एक तो धार्मिक परिवर्तन। अब धार्मिक परिवर्तन में क्या होता है कि भाई जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन है उन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया। उससे पहले जो धर्म था, प्रमुख धर्म था यहूदी धर्म, लेकिन अब ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया गया। दूसरा कि भाई 7वीं सदी के आसपास इस्लाम धर्म का भी उदय देखने को मिलता है। तो ये इस समय में 2 धार्मिक बदलाव हुए। अब हम बात करते हैं राज्य के अंदर क्या बदलाव हुए, राज्य के ढांचे में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो राज्य के ढांचे में बहुत सारे बदलाव दोनों सम्राट द्वारा किए गए, डायोक्लिशियन के द्वारा भी और कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा भी। अब देखो डायोक्लिशियन के द्वारा रोमन साम्राज्य में जो बदलाव लाए गए, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। डायोक्लिशियन ने देखा कि रोमन साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत दूर तक फैल गया है, तो इसलिए उसने क्या किया, साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना दिया, ठीक है। इसके अलावा प्रांतों की जो सीमाएं हैं उस पर उसने क्या कर दिया, किले बनवा दिए। किले बनवाने का मेन पर्पस ये था कि भाई हमारे जो प्रांत है वो सुरक्षित रहे दुश्मनों से, ठीक है। इसके अलावा प्रांतों का पुनर्गठन भी किया। कई प्रांतों को उसने मतलब हटा दिया अपने साम्राज्य से, दोबारा से उनकी सीमाएं तय कर दी, ठीक है। सैनिक कार्यों को और असैनिक कार्यों को अलग कर दिया। जो सेना का काम है वो सेना करेगी, बाकी जो सेना का काम नहीं है वो दूसरे लोग करेंगे। भाई ऐसा नहीं कि सारे काम आप सैनिकों से करवाओ। इसके अलावा अपने सेनापतियों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान किया, जिससे कि उसके जो सेनापति थे वो ज्यादा पावरफुल हो गए, ज्यादा अधिकार है उनके पास, ज्यादा फैसले ले सकते हैं, जिससे कि सेनापति भी पावरफुल हुए। ये भी रोमन साम्राज्य के लिए अच्छा था। अब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा क्या बदलाव किए गए रोमन साम्राज्य में, तो सबसे पहले देखो इन्होंने मौद्रिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया। पहले चांदी का सिक्का था जिसको हम दिनारियस बोलते थे, है ना। दिनारियस जो था वो 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी का सिक्का था।
लेकिन बीच में क्या होता है कि चांदी जो है, चांदी की कमी हो जाती है रोमन साम्राज्य में, क्योंकि स्पेन के खदानों से चांदी नहीं निकल पाता है, तो सोने का सिक्का चला जाता है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, जो कि सिक्के का नाम रखा जाता है सॉलिडस। क्या नाम रखा? सॉलिडस। ये जो सिक्का था वो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का था। एक परिवर्तन तो ये किया। दूसरा परिवर्तन इन्होंने क्या किया, कुंस्तुनतूनिया को राजधानी बनाया। भाई कुंस्तुनतूनिया जो है इस समय तुर्की की राजधानी है, इस्तांबुल नाम है उसका इस समय, आधुनिक समय में। तो कुंस्तुनतूनिया जो था बहुत ही सुंदर नगर था, समुद्र, तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ था, बहुत ही सुंदर नगर था। इसको इन्होंने क्या कर दिया, अपने देश की राजधानी बना दी। तो ये दो सम्राटों के नाम बता दिए इन्होंने। रोमन साम्राज्य में जो बदलाव की उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। चलिए अब हम इनके धार्मिक विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। जो रोमन वासी है या फिर जो यूनान के लोग थे, वो धार्मिक रूप से बहुत देववादी थे, मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना वो करते थे और अनेक प्रकार के पंथों को, जो पंथ है उसकी उपासना करते थे। इनके देवी देवताओं की अगर हम बात करें तो जुपिटर हो गए, जूनो हो गए, मिनर्वा हो गए, मार्स हो गए, ये इनके मतलब देवी देवताओं के नाम है जिसकी आराधना वो करते थे, जिसकी वो पूजा करते थे। और अनेक प्रकार के वहाँ पे रोमन साम्राज्य में मंदिर बनाए गए, मठ बनाए गए, देवालय बनाए गए, है ना। ये इस बात को दर्शाता है कि बहुदेववादी प्रथा को मानते थे। वहाँ का जो प्रमुख धर्म था स्टार्टिंग में, रोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा धर्म जो था वो यहूदी धर्म था, लेकिन बाद में आपको पता है कि जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन है उसने ईसाई धर्म को वहाँ का राजधर्म बना दिया। और फिर बाद में बहुत सारे जो मतलब आपके जो ईसाई धर्म प्रचारक है उन्होंने ईसाईकरण को भी बढ़ावा दिया, जिसमें वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशन चलाते थे, है ना, ईसाई धर्म को फैलाने के लिए अभियान चलाते थे। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को धर्म के बारे में भी बता दिया है। चलिए अब आखिरी टॉपिक को समझते हैं कि रोमन साम्राज्य का आखिरकार अंत कैसे हुआ, रोमन साम्राज्य का खात्मा कैसे हुआ। ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा सा बुक से हट के रहने वाला है। बुक के अकॉर्डिंग तो परिवर्ती पूरा काल आपके चैप्टर में आखिरी टॉपिक दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं हट के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर किसी ने पूछ लिया भाई रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, खात्मा कैसे हुआ, तो आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। रोमन साम्राज्य के अगर हम पतन की बात करें, साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, पहला पॉइंट बताएंगे विदेशी आक्रमण। अब देखो विदेशी आक्रमण में आपको पता है कि कई बार, जैसे कि ईरान वंश के जो राजा थे या फिर जर्मनी मूल की बहुत सारी जनजातियों ने कई बार रोमन साम्राज्य पर हमला किया। राइन और डैन्यूब नदी का जो एरिया था कई बार उनको छोड़ के भागना भी पड़ा था। तो विदेशी आक्रमण भी एक रीजन माना जाता है। दूसरा, उत्तराधिकारी का कोई नियम ही नहीं था, मतलब कि सम्राट के बाद उसका पुत्र राजा बनेगा, ये तो भाई ऑगस्टस ने शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद कई ऐसे सम्राट थे जो कि सेना के बल पे बन गए थे, सिर्फ सेना ने क्या किया, उनको राजा बना दिया। उत्तराधिकारी का कोई स्पष्ट नियम नहीं था, जो कि जनता को कहीं ना कहीं, ये जनता के बीच में रोष पैदा करता था, है ना। एक कारण था आर्थिक कारण, कई बार युद्ध हुए, युद्ध की वजह से खेत नष्ट हो गए, है ना, व्यापार चौपट हो गया, तो जिस वजह से रोमन साम्राज्य में जो इनकम हो रहा था, जो कृषि से और व्यापार से जो पैसे आ रहे थे वो भी आने बंद हो गए, है ना। एक रीजन ये था कि भाई जो 7वीं सदी के आसपास हम देखते हैं कि जो रोमन 6ठी 7वीं सदी में रोमन साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाता है, पूर्वी भाग और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। तो जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है वो लगभग 7वीं सदी आते आते तक खत्म हो जाता है। इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि पूर्वी साम्राज्य से जो भी पूर्वी भाग से जो भी उनके पास इनकम आ रहा था, ज़्यादातर पैसे आ रहे थे, वो सब आने बंद हो गए थे। ठीक है, तो आर्थिक कारण भी था। सामाजिक कारण में भाई समाज में जो लोग रहते थे उन्होंने रोमन शासकों का सपोर्ट करना बंद कर दिया बहुत सारे। और खास करके यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो वहाँ के उच्च वर्ग थे, उच्च वर्गों का ना कोई खास इंटरेस्ट नहीं था मतलब युद्ध में या फिर और चीज़ों में, रोमन साम्राज्य की उन्नति प्रगति में। वो विलासितापूर्वक जिंदगी जीते थे, सारा काम उन्होंने गुलाम पर थोप दिया। जो दास थे उनसे कुश्ती करवा दिया। जैसे कि आपको पता है जो कोलोजियम जो बना था रोमन साम्राज्य में, जो 7 अजूबे में से एक माना जाता है, तो कोलोजियम में क्या होता था, तलवारबाजी, कुश्तीबाजी, जानवरों जो गुलाम होते थे उनका जानवरों से मुकाबला करवा दिया, है ना। दासों की भाई, दासों ने तो रोमन साम्राज्य को बनाया था, लेकिन उन दासों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही बेकार था। इस वजह से दासों ने वहाँ पे आंदोलन किए, हिंसा किया। इस हिंसा को भाई सेनाओं ने दबाने की कोशिश की, है ना। तो ये भी एक रीज़न माना जाता है कि वहाँ पे जो दास थे, गुलाम थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। उन्होंने भी रोमन शासकों का सपोर्ट नहीं किया। और इसके अलावा वहाँ के जो उच्च वर्ग थे वो विलासितापूर्वक की जिंदगी जीने में ही व्यस्त रहे। देश के विकास पे, उन्नति पे उनका ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न माना जाता है। तो आसान से आसान पॉइंट में मैंने आपको रोमन साम्राज्य के अंत के प्रमुख कारणों को समझाने की कोशिश की है।
उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी टॉपिक समझाए हैं पूरे चैप्टर में सब समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी सर मैंने नोट्स को अपडेट कर दिया है, तो आप लोगों को नोट्स की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि यूट्यूब को ये बात पता चल जाए कि भाई इस वीडियो में दम है, और भी आगे दूसरे लोगों को वीडियो को सजेस्ट करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।